ये प्रस्तुति 14 और 15 अगस्त 1947 की उन तारीखी घटनाओं के बारे में है जब दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था और साथ ही मुल्क के बंटवारे का दर्द भी महसूस किया जा रहा था। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो देखिए कहानी का जो सबसे बड़ा मजबूत पहलू है वो है इसकी दोहरी भावना। एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ त्रासदी। लेकिन मुझे लगता है कि जश्न और त्रासदी के इस दोहरेपन को कहानी में और बेहतर ढंग से पिरोया जा सकता है। अच्छा। हाँ, ताकि एक ज्यादा मजबूत भावनात्मक और ऐतिहासिक असर पैदा हो सके। तो आप कह रहे हैं कि अभी ये दोनों चीजें साथ साथ तो चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी भी महसूस नहीं होती, बिल्कुल। जैसे दो अलग अलग पटरियों पर ट्रेनें चल रही हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी ऐसा लगता है कि दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है और कहीं दूर पंजाब में हिंसा हो रही है। हम सुनते हैं कि नेहरू लाहौर की खबरें सुनकर दुखी हैं, पर हम उस दुख का असर दिल्ली के जश्न पर महसूस नहीं कर पाते। एक तरह की भावनात्मक दूरी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक खबर है और दूसरा एक अनुभव, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर इन दोनों धागों को जोड़ने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? मतलब सिर्फ ये कहने के बजाय कि वहाँ दुख था और यहाँ खुशी, उस तनाव को कहानी के हर पल में कैसे महसूस करवाया जाए? इसका सबसे अच्छा जरिया वो है जो उस वक्त हो रहा था। भाषण, शब्द और रस्में। नेताओं के भाषणों में ये तनाव साफ तौर पर मौजूद था। हमें बस उसे उभारना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब आप नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का जिक्र करते हैं तो सिर्फ उसकी भव्यता की बात मत कीजिए। उस भाषण के उस हिस्से को सामने लाइए जहां वो कहते हैं कि हमारे भाई बहन भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए हैं। हाँ, वो लोग भी हमारे हिस्से में हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। ये वाक्य उस जश्न के बीच एक गहरे दुख की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो सीधा उस दर्द को छूता है। और सिर्फ नेहरू ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी तो कहा था, जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं। बिल्कुल। इन वाक्यों को अगर जश्न के माहौल के बीच रखा जाए तो सुनने वाले को तुरंत वो कश्मकश महसूस होगी। वो एक ही पल में खुशी और गम दोनों का अनुभव करेगा। और हम शब्दों से भी एक कदम आगे जा सकते हैं। कैसे? सोचिए एक साउंडस्केप बनाने के बारे में। कहानी में एक तरफ विधानसभा हॉल के अंदर बज रहे शंख की मंगल ध्वनि का जिक्र है। हाँ है। क्या हो अगर उसी पल, उसी सांस में आप उस ध्वनि की तुलना पंजाब में उठ रही चीखों से करें? एक ऐसा साउंडस्केप बनाएं जो सुनने वाले को एक ही समय में दोनों सच्चाइयों का अनुभव करने पर मजबूर कर दे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बहुत शक्तिशाली। ये कहानी को सुनने से आगे ले जाकर महसूस करने की बात है। हाँ, ये एक तरह से सुनने वाले को उस असहज सच्चाई का हिस्सा बना देगा, जहां आप जश्न से पूरी तरह खुश भी नहीं हो सकते और मातम में डूब भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात मेरे जहन में आ रही है, राष्ट्रगान। हाँ, वो पल, वो बहुत अहम था। जब जनगण मन गाया जाता है और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा शब्द आते हैं, उस पल को और गहरा किया जा सकता है। सिर्फ ये बताने के बजाय कि लोगों ने एक दूसरे को देखा, इस पर जोर दिया जाए कि उस एक पल में उन शब्दों का वजन क्या था। कैसे वो औपचारिक क्षण, वो भव्य समारोह चल रही त्रासदी से सीधे और दर्दनाक रूप से जुड़ा हुआ था। हाँ, वो महज शब्द नहीं थे, वो एक ताजा जख्म की याद दिला रहे थे। बिल्कुल। ऐसा करने से ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहेगी, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां खुशी और गम एक ही सांस में महसूस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस रात वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया होगा। और इस तरह के भावनात्मक पलों को और असरदार बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि सुनने वाले को पता हो कि कौन सी चीज कब और कहाँ हो रही है। हाँ। और मुझे लगता है यहीं पे कहानी थोड़ी उलझ जाती है। 14, 15 और 16 अगस्त की घटनाओं का जो क्रम है वो थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। कहानी अलग अलग घटनाओं के बीच कूदती है जिससे एक साफ तस्वीर नहीं बन पाती। एक पल हम 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में झंडा फहराने की बात सुनते हैं, फिर 16 अगस्त को लाल किले के समारोह का जिक्र आ जाता है। और इसी चक्कर में
15 अगस्त को नेहरू का रेडियो पर दिया गया प्रधान सेवक वाला भाषण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, वो कहीं बीच में खोसा जाता है। सही बात है। और इसका खतरा ये है कि ये सभी अलग-अलग और महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही स्वतंत्रता दिवस की बड़ी तस्वीर में घुल-मिल जाती हैं। जबकि हर एक का अपना अलग मतलब और संदर्भ था। बिल्कुल। और जब आप इन सब को एक ही दिन की घटना मान लेते हैं, तो आप उन 48 घंटों की पूरी यात्रा को खो देते हैं। आधी रात की गंभीरता, अगली सुबह का वो अवामी जश्न, और फिर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का वो राजनीतिक महत्व। हाँ, ये सब अलग-अलग रंग हैं, जिन्हें एक ही रंग में रंग दिया गया है। तो इस उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसे कैसे साफ किया जाए बिना इसे एक बोरिंग टाइमलाइन जैसा बनाए? मेरे हिसाब से कहानी को एक साफ घड़ी के हिसाब से बांधना चाहिए। अच्छा। 14 की रात, 15 का दिन और 16 की सुबह के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचना चाहिए। इससे न सिर्फ साफगोई आएगी, बल्कि कहानी के रफ्तार भी मजबूत होगी। आप इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक फिल्म की पटकथा की तरह 3 एक्ट में? बिल्कुल। पहला एक्ट, आधी रात का संकल्प, यानी 14-15 अगस्त की रात। इस हिस्से में सिर्फ विधानसभा के सत्र, भाषणों और शपथ पर ध्यान केंद्रित करें। उस बंद कमरे का माहौल, वो गंभीरता, वो ऐतिहासिक क्षण, उसे पूरी तरह से स्थापित करें। ठीक है। फिर दूसरा एक्ट, आजादी की पहली सुबह, 15 अगस्त का दिन। तो कहानी बाहर सड़कों पर आ गई। हाँ, प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों के बीच झंडा फहराना, उस अविश्वसनीय इंद्रधनुष का दिखना और खास तौर पर नेहरू का प्रथम सेवक के रूप में दिया गया रेडियो भाषण, ये उस दिन की सार्वजनिक ऊर्जा और लोगों के साथ सीधे जुड़ाव को उजागर करेगा। और तीसरा एक्ट? लाल किले पर तिरंगा, 16 अगस्त की सुबह। इस घटना के लिए एक अलग हिस्सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। और ये समझाते हुए कि उस ऐतिहासिक किले से ये पहला सार्वजनिक संबोधन था, जो असल में अगले दिन हुआ था। बिल्कुल, ये एक आम धारणा को भी ठीक करेगा। ये तो बहुत साफ तरीका है। हर एक्ट का अपना एक मूड है, अपना एक मकसद। पहले में बंद कमरे का तनाव और उम्मीद, दूसरे में खुली सड़क पर लाखों लोगों का हुजूम और आजादी का पहला एहसास, और तीसरा भविष्य के लिए एक प्रतीक, एक ऐलान है। लेकिन कहानी सुनाते वक्त इन एक्ट्स को आपस में कैसे जोड़ा जाए ताकि बहाव बना रहे? कुछ आसान वाक्यों का इस्तेमाल करके। जैसे आप कह सकते हैं, संसद के सेंट्रल हॉल में जब ये तारीखी लम्हा गुजर रहा था, दिल्ली की सड़कों पर सुबह एक बिल्कुल अलग अंदाज में दस्तक दे रही थी। अच्छा। या फिर 15 अगस्त का दिन लोगों के जश्न और उम्मीदों से भरा था, लेकिन नेहरू का वो प्रसिद्ध भाषण, जिसे आज हर कोई लाल किले से जोड़ता है, वो असल में अगले दिन 16 अगस्त की सुबह दिया गया। हाँ, इस तरह के वाक्य सुनने वाले को कहानी के साथ साथ चलने में मदद करेंगे और वो भटकेगा नहीं। और कहानी का बहाव बहुत सहज और समझने में आसान हो जाएगा। और दिल्ली की उन सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, एक उम्मीद थी, जो मुझे लगता है कि इस कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी पहलू है, जिसकी अभी कमी है। हम अभी तक बड़े नेताओं, नेहरू, माउंटबैटन की नजरों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आजादी तो उस आम इंसान के लिए भी थी जो सड़कों पर था। उसकी आवाज कहाँ है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी। कहानी में विशाल भीड़ और उनके उत्साह का जिक्र तो है, लेकिन उनकी आवाजें और अनुभव मतलब सामान्य लगते हैं। हाँ। हम ये सुनते हैं कि लेखक क्या सोचते हैं, कि लोग क्या महसूस कर रहे थे। जैसे गायें ज्यादा दूध देंगी, अब बस का टिकट नहीं लगेगा। ये दिलचस्प है, पर ये सीधे लोगों के अनुभव नहीं है, ये एक अंदाजा है। हाँ, ये एक तरह से ऊपर से नीचे देखने वाला नजरिया है, जबकि आज़ादी का असली मतलब तो ज़मीन पर महसूस किया जा रहा था और हर किसी के लिए इसका मतलब अलग था। INA के कर्नल GS ढिल्लोन का दर्द सुनना एक बहुत शक्तिशाली क्षण है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे उदाहरण कहानी में बहुत कम हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी को और ज्यादा मानवीय और यादगार बनाने का मौका है। राष्ट्र के मिजाज की एक सच्ची तस्वीर बनाने के लिए आम लोगों की और अधिक खास और अलग-अलग आवाजों को कहानी में शामिल करना होगा। इससे ये आयोजन आज के सुनने वालों के लिए ज्यादा अपना और भरोसेमंद महसूस होगा। बिल्कुल। इसे करने के कुछ ठोस तरीके क्या हो सकते हैं? पहला, उन छोटी कहानियों को विस्तार दें जो आपके पास पहले से हैं। जैसे वो भिखारी जो ये कहते हुए VIP क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है,
हम आज़ाद हो गए हैं, अब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। हाँ, ये एक छोटी सी कहानी आज़ादी की आशाओं और आम आदमी द्वारा उसकी व्याख्याओं को किसी भी लंबे भाषण से ज्यादा शक्तिशाली ढंग से दर्शाती है। ये आज़ादी जैसे एक बड़े विचार को एक ठोस मानवीय रूप देती है। और कर्नल जीएस ढिल्लों की कहानी को भी और गहराई दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, उनके शब्दों को सीधे दिल्ली के जश्न के दृश्यों के सामने रखिए। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में लाखों लोग जश्न मना रहे हैं और उसी वक्त एक फौजी जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो शरणार्थी शिविरों में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। ये सिर्फ विभाजन का दुख नहीं है, ये राष्ट्रीय उपलब्धि के बीच व्यक्तिगत नुकसान की एक बहुत ही खास और दर्दनाक कहानी है। ये दिखाता है कि आज़ादी की कीमत क्या थी। और ये कीमत हर किसी ने अलग अलग चुकाई। ये बहुत मार्मिक है। ये कहानी में एक और परत जोड़ देगा। और क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है जिसे हम शामिल कर सकते हैं? हाँ, एक और दिलचस्प तुलना की जा सकती है। एक तरफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन का भाषण है, जिसमें आध्यात्मिक एकता और राजनीतिक दर्शन की ऊंची ऊंची बातें हैं। और दूसरी तरफ फ्रीडम एट मिडनाइट में बताए गए उन ग्रामीणों की सरल सीधी उम्मीदें हैं। ज्यादा फसल होगी, जानवर ज्यादा दूध देंगे। हाँ, वो सब। मतलब नेताओं के बौद्धिक विजन और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच का फर्क दिखाना। ये तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट होगा। ये दिखाता है कि आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए कितना अलग था। बिल्कुल। किसी के लिए ये एक दार्शनिक विचार था, तो किसी के लिए पेट भरने का एक नया मौका। सही बात है। इन आवाजों को शामिल करने से कहानी एक तरफा नहीं रहेगी। ये दिखाएगी कि कैसे एक ही ऐतिहासिक क्षण को अलग अलग लोगों ने अपने अपने जीवन के संदर्भ में अनुभव किया। ये इतिहास को किताबों से निकालकर जिंदा बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कहानी में जश्न और मातम को अलग अलग रखने के बजाय उन्हें एक साथ गूंथना होगा। हाँ, ताकि उस लम्हे की असली कश्मकश सुनने वाला महसूस कर सके। दूसरा, 14, 15 और 16 अगस्त की घटनाओं को एक साफ तरतीब में रखना, ताकि हर पल का अपना महत्व बना रहे और कहानी में कोई उलझन ना हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, बड़े नेताओं की दुनिया से निकलकर उन आम लोगों की आवाज़ों को कहानी में जगह देना, जिनकी उम्मीदों, सपनों और दुखों से मिलकर ही आज़ादी का असली मतलब बनता है। इन बदलावों से ये सिर्फ एक ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं रहेगा, बल्कि एक जिंदा, धड़कता हुआ अनुभव बन जाएगा, जो आज के सुनने वालों से सीधे बात करेगा। इन सुझावों पर काम करने के बाद अपनी कहानी का नया रूप हमें ज़रूर भेजिएगा। हमें उसका इंतज़ार रहेगा।